धीमा चल रहा है। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और मैं वैसे उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे। और आज हमारी जो क्लास स्टार्ट हो रही है वो विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोएम है, आई वंडर्ड लॉनली एज अ क्राउड। ठीक है। सो मैं बादलों की तरह बेकार का बिना किसी काम के घूमता हुआ। ठीक है, ये एक पोयम है विलियम वर्ड्सवर्थ की। और इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जिसको पब्लिश कराया गया था 1807 पे। ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ने वाले हैं सभी लोग। जुड़ जाइए फटाफट। और उसके बाद स्टार्ट करते हैं क्लास को आज के। ठीक है। सो गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग प्रमोद जी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को अपने। ठीक है, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अब आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ की ये पोयम है। ठीक है, जिसको 1807 पे पब्लिश कराया गया था। ठीक है, और जैसा कि आप लोग जानते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में मैंने आप लोग को पढ़ा दिया है। वो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो उनके बारे में आपने पढ़ लिए हैं। इंपॉर्टेंट जो वर्क्स थे वो भी मैंने आपको बता दिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट वर्क्स पे क्वेश्चन इनके आते हैं। ठीक है, और हमने भी 3 क्लासें की थी द वर्ड इज टू मच विद अस की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको आप लोग पहले देख लीजिएगा। ठीक है, और ये हमारी जो क्लास है ये क्लास 1 है किसकी, द आई वंडर लॉनली इज द क्लाउड की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्या इसमें आप लोग को पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। ठीक है, तो स्क्रीन में आप लोग को शेयर कर देता हूँ। द वर्ड इज आई वंडर लोनली इज अ क्लाउड, या इसको आप कह सकते हो डैफोडिल्स। ठीक है, तो इसे डैफोडिल्स के नाम से भी जान सकते हैं, क्योंकि इसमें डैफोडिल्स फूल के बारे में, फ्लावर के बारे में बात की गई है। ठीक है, सो आई वंडर लोनली इज अ क्लाउड, इसका जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसको हम समझेंगे, फिर इसकी समरी को समझेंगे, और फिर इन पे इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग कौन कौन सी है जो आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, जब कभी मैं इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग बोलूँ ना, तो इसका मतलब ये होता है कि सिनोनिम्स एंटोनिम्स के वहां से चांसेस ज्यादा होते हैं आने के। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। वो जो मैं आपको को वर्ड बताता हूँ ना, जैसे पिछली पोएम द आई वंडर लोनली इज द क्लाउड पे बताया था, सॉरी द वर्ड इज टू मच विद अस पे बताया था, वो सब वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो उनको जरूर ध्यान दिया कीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए आज देखते हैं हम लोग। वैसे मैं आप लोग को बता दूं, ये 6 लाइन के एक स्टेंजा है इसमें। ठीक है, और 6 लाइन का हर एक स्टेंजा है, और इसी तरह के कुल जो है टोटल कितने हैं, 4 स्टेंजाज हैं। ठीक है, मतलब ये जो है 4 6 जा 24 लाइन की ये पोयम है, और इसको आज हम लोग समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो हम फर्स्ट फर्स्ट 6 लाइन पे हम बात करेंगे और समझेंगे क्या कहना चाहते हैं हमारे पोएट। ठीक है, चलिए। सो फर्स्ट हमारी लाइन जो है वो क्या है, आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। ठीक है, दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर विल्स एंड हिल्स, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake, beneath the tree, fluttering and dancing in the breeze। ठीक है, बहुत ही आसान शब्द के ये पोयम है। समझते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं, कैसे आपको पढ़ना है। तो ध्यान रखिए, पहली लाइन का मैं आपको बताता हूँ, आई वंडर्ड लॉनली एज अ क्लाउड का। मैं अकेला, कौन, मैं, आई, मैं अकेला एक बादल की तरह भटक रहा था, बिना किसी मतलब के, बिना किसी काम के। वंडर मतलब होता है भटकना, घूमना, बिना किसी काम के। जैसे अपन लोग ऐसे नहीं घूमते रहते सुबह से शाम तक, जैसे मैं गांव घूम के आ गया बिना काम के। ठीक है, मतलब छोटा सा काम था उसी के लिए, तो ये था कि गांव भी घुमाए और छोटा सा काम भी हो गया। ठीक है, तो आई वंडर्ड लॉनली एज अ क्लाउड मतलब समझते हैं, मैं अकेला एक बादल की तरह भटक रहा था, बिना किसी काम के, बिना किसी काम के मतलब वंडर्ड।
दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, ठीक है, जो घाटियों और पहाड़ों के ऊपर से बहते घूमते रहते हैं। कौन? बादल। जैसे बादल नहीं घूमते रहते पहाड़ों के ऊपर, कभी घूम रहे हैं, कभी घाटियों के ऊपर घूम रहे हैं, काम ही क्या है, घूमना, बस उनके काम ही है, तो बड़ा घूम रहे हैं, है ना। तो वही है, उसी तरह मैं भी ना पहाड़ियों में, घाटियों में घूमता हूँ, घूम रहा हूँ, मतलब बिना किसी काम के, ऐसे ही, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहली दो लाइन है, वहां पे यहाँ पे पोएट ने क्या बताया कि मैं बिना किसी काम के ऐसे घूमता रहता हूँ, ठीक है, जैसे कि बादल घूमते हैं। और फ्लोट्स मतलब होता है आपका बहना, ठीक है। तो यहाँ पे घूमने से अर्थ उसका लिया गया है। और बेल्स मतलब होता है आपका घाटियां, और हिल्स मतलब होता है पहाड़, तो पहाड़ और घाटियों में, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट टू लाइन का जो हमारा उसको समझते हैं। विल ऑल एट वंस, कोई कुछ पूछना चाह रहा है क्या? कपिल जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ जी, कपिल जी बताइए। कपिल जी कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? चलिए। तो वेन ऑल एट वंस आई सॉ अ क्राउड अ होस्ट ऑफ गोल्डन डेफोडिल्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो पोएट हैं वो कुछ बताना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? तो वो ये बोल रहे हैं कि वेन ऑल एट वंस आई सॉ क्राउड, ठीक है, अ होस्ट ऑफ गोल्डन डेफोडिल, तभी अचानक, वेन ऑल एट वंस, तभी अचानक क्या हुआ, मैंने एक भीड़ देखी। आई सॉ अ क्राउड, तभी अचानक मैंने एक भीड़ देखी। किसकी देखी? एक झुंड, एक होस्ट, ठीक है, अ होस्ट मतलब एक झुंड, सुनहरे गोल्डन डेफोडिल की। सुनहरे मतलब होता है गोल्डन, गोल्डन कलर के, पीले कलर के डेफोडिल्स की। डेफोडिल एक प्रकार का फूल, उसकी इन्होंने एक झुंड देखी। तभी अचानक, कहां पे देखी? तो बताएंगे ये। उन्होंने लिखा बिसाइड द लेक बेनेथ द ट्री, ठीक है। लेक मतलब झील के किनारे, और बेनेथ द ट्री, ट्री के नीचे। अब यहाँ पे क्वेश्चन शायद मेरे हिसाब से आया था कि पूछा गया था कि जो डेफोडिल थे वो किसके किनारे थे, नदी के, तालाब के, समुद्र के, इस तरह से क्वेश्चन शायद आप लोग के पेपर में आया था, अभी आया था या पहले आया था, एक क्वेश्चन ऐसा आया था, ठीक है। तो देखिए यहाँ बताया गया बिसाइड द ट्री, ट्री मतलब सॉरी, बिसाइड द लेक मतलब जो झील है उसके किनारे, बेनेथ द ट्री मतलब पेड़ के नीचे, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रिज, ठीक है, जो ठंडी हवा में, ठीक है, ब्रिज मतलब ठंडी हवा, है ना, मंद मंद ठंडी हवा जो होती है, जो ठंडी हवा में डांस कर रहे थे, फड़फड़ा रहे थे। फ्लटरिंग मतलब होता है फड़फड़ाना, और डांस करना मतलब डांसिंग आप लोग जानते ही हैं। तो जो ठंडी हवा में डांस कर रहे थे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेंजा में किसी को प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, ठीक है, और अगर नहीं है तो भी बताइएगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा तो। अब हम नेक्स्ट लाइन देखेंगे, नेक्स्ट स्टेंजा को देखेंगे, ठीक है। इसमें लिखा है कंटिन्यू एज द स्टार्स दैट साइन, ठीक है, कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट साइन, ठीक है, एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, दे स्ट्रेच इन नेवर एंडिंग लाइन along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. अब इस पोयम का मैं आप लोग को इस स्टेंजा की पूरी लाइन समझाता हूं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम दो लाइनों को देखते हैं। कॉन्टिन्यूअस एज द स्टार्स दैट साइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे। इसका मतलब यह कि जो जो डैफोडिल्स की बात हो रही है ना, वो कंटिन्यूअस मतलब लगातार तारे की तरह चमक रहे थे, ठीक है। ट्विंकल एज स्टार, साइन कैसे कर रहे थे? तारे की तरह चमक रहे थे। तो कंटिन्यूअस एज अ स्टार दैट साइन, वो लगातार तारे के समान क्या हो रहे थे? चमक रहे थे। और ऐसे टिमटिमा रहे थे जैसे आकाश गंगा में तारे, ठीक है, जैसे मिल्की वे में तारे, ठीक है। तो कंटिन्यूज एज द स्टार डेट साइन, तारों की तरह चमक रहे थे। और ट्विंकल मतलब होता है टिमटिमाना, ऐसे टिमटिमा रहे थे जैसे मिल्की वे में क्या होता है, मिल्की मतलब आकाश गंगा में जो तारे होते हैं ना टिमटिमाते हैं, उसी तरह से वो पेड़ के नीचे और लेक के किनारे क्या हो रहे थे? चमक रहे थे, टिमटिमा रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट टू लाइन्स, दे स्ट्रेच इन नेवर एंडिंग लाइन अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ उन डेफोडिल्स के एक तनी हुई, एक लंबी, एक ना खत्म होने वाली क्या थी? लाइन थी। स्ट्रेच इन नेवर एंडिंग लाइन, जो ऐसी लाइन थी जो डेफोडिल्स की, जो कभी समाप्ति नहीं हो सकती। अलोंग द मार्जिन ऑफ वे, और झील के किनारे भी वह लगे हुए थे,
ठीक है, अलोंग मतलब साथ में, साथ में वो कहाँ भी लगे हुए थे, झील, बे मतलब होता है किनारा, ठीक है, मार्जिन मतलब होता है किनारा, बे मतलब होता है घाटियां, है ना। तो जो बे है मतलब वो जो आपका लेना चाहिए लेक, लेक का जो किनारा है उसके मार्जिन मतलब किनारे पे ये क्या हुए थे, लगे हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट लाइन है 10,000 सॉ आई एट अ ग्लांस, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। 10,000 सॉ आई एट अ ग्लांस, इसका मतलब ये हुआ मैंने एक ही नजर में 10,000 डैफोडिल देख ही लिए। टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, अब इसका मतलब हुआ जो अपने सिरों को एक दूसरे के ऊपर खुशी के से पटक रहे थे, ठीक है। 10,000 सॉ आई एट अ ग्लांस टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, इसका मतलब ये हुआ मैंने एक ही नजर में 10,000 डैफोडिल देख लिए जो अपने सिरों को एक दूसरे के ऊपर खुशी से पटक रहे थे। स्प्राइटली डांस मतलब खुशी से डांस करना, ठीक है। और टॉसिंग मतलब पटकना, ठीक है, किसको, हेड को, ठीक है। यहाँ पे स्प्राइटली मतलब क्या है, खुशी से है, ठीक है। एट अ ग्लांस मतलब क्या है, एक ही नजर में, एक ही बार में, ठीक है। मार्जिन मतलब क्या होता है, किनारा, ठीक है। स्ट्रेच मतलब होता है कभी खत्म ना होने वाली लाइन या तना हुआ, ठीक है। नहीं, तना हुआ, स्ट्रेच मतलब होता है तना हुआ, ठीक है। फ्लटरिंग मतलब जानते ही हैं आप लोग, फड़फड़ाना होता है, ठीक है। ब्रिज मतलब ठंडी हवा होती है, इनके सिनोनिम्स एंटोनिम्स आपसे बनने चाहिए। अहोस्ट पूछा गया क्वेश्चन है, अहोस्ट मतलब होता है झुंड, ठीक है। और इसका तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी बहुत आता है, ठीक है। ऑल एट अ ग्लांस का मतलब होता है अचानक, ठीक है, ऑल एट अ ग्लांस। चलिए, तो ये हमारे 2 स्टेंजास खत्म हुए, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे और कुछ चीजें हम समझते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा स्टेंजा होगा उस पे देखते हैं क्या है, वो क्या चाहता है स्टेंजा, ठीक है, उसकी बात करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग के कोई कमेंट हो, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, यहाँ पे कमेंट आए हैं आई थिंक, देखते हैं। योगेश जी बोल रहे हैं सिंस देयर इज नेटवर्क प्रॉब्लम दैट्स बाय आई कांट ज्वाइन। योगेश जी आपके साइड हाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, इस साइड तो नहीं है नेटवर्क प्रॉब्लम, यहाँ तो सही है, ठीक है योगेश जी। बेल्स का मीनिंग, बेल्स मतलब घाटियां, कपिल जी। बेल्स मतलब घाटियां होती हैं, घाटियां मतलब जो समझते हैं जो धसा हुआ एरिया थोड़ा होता है उसको बोलते हैं बेल्स, ठीक है। रोशनी जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भगीरथ जी। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं। आगे के जो हमारे 2 स्टेंजाज हैं उनको देखते हैं, ठीक है। आउट डिड द स्पार्कलिंग बेब, ठीक है, एक लाइन ये रह गई अभी। द बेब्स बिसाइड देम danced, but they outdid the sparkling babes in glee. A poet could not but be gay in such a jocund company. I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ मैं आप लोग को बताता हूं, इसका मतलब क्या हुआ, द बेब बिसाइड देम डांस्ड बट दे आउटडिड द स्पार्किंग बेब इन ग्ली। अब इसका मतलब देखिए क्या है, झील, झील में लहरों, लहरें भी डांस कर रही थी, ठीक है। बिसाइड द बेब्स बिसाइड देम डांस मतलब उनके किनारे पे कौन भी, बेब्स मतलब जो झीलें हैं, झील की जो लहरें हैं वो भी डांस कर रही थी, लेकिन वे वे बेब मतलब जो लहरें होती हैं, लहरों से ज्यादा डांस मतलब देखिए सिंपल सा इसका कहना है, द बेब्स बिसाइड देम डांस बट दे आउटडिड द स्पार्किंग बेब्स इन ग्ली। अब वहां पे दो लोग डांस कर रहे हैं, एक तो डैफोडिल कर रहा है और एक जो कर रही हैं लहरें डांस कर रही हैं, जो लेक की जो लहरें हैं ना वो डांस कर रही हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा डांस रहा, जो खुशी जिसको देख करके मजा आया ना, वो डांस किसने किया है, वो डैफोडिल ने किया है। और डैफोडिल्स के डांस के सामने ना वो जो बेब्स हैं, जो बेब के जो डांस हैं वो भी फीके पड़ गए, वो भी बेकार हो गए, ठीक है। मतलब ये कहने का मतलब है कि जो ज्यादा अच्छा डांस है वो किसका है, डैफोडिल्स का है, ठीक है। आगे चलते हैं। स्पार्कलिंग इस कहाँ पे है, ये लिखा है स्पार्कलिंग है ना, स्पार्कलिंग बेब्स इन ग्ली, ग्ली मतलब होता है खुशी, ये बहुत पूछा गया वर्ड है, ठीक है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स का। अ पोएट कुड नॉट बट बी गे इन सच अ जॉकेंट कंपनी। अब यहाँ पे क्या है, जो पोएट है ना, अ पोएट कुड नॉट बट बी गे इन सच अ जॉकेंट कंपनी। अब ये जो पोएट है, पोएट कुछ नहीं कर रहा था लेकिन इनको देख रहा था,
पोएट क्या कर रहा था, कुछ नहीं कर रहा था वहां पे। पोएट कुड नॉट बट ही वी गे, यहाँ पे इसका गे मतलब होता है घूरना या देखना, ठीक है। तो पोएट कुछ नहीं कर रहा था वहां पे, बस वो क्या कर रहा था, देख रहा था उनको, इन सच जॉकेंट कंपनी। और उनका जो साथ पा करके ना उनको बहुत मजा आ रहा था, उनका डेफोडिल का जो साथ पाकर उनको वाकई में बहुत ज्यादा क्या आ रहा था, मजा आ रहा था। जॉकेंट मतलब होता है जिंदा दिली, ठीक है। आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट, ठीक है। मैंने घूरा और घूरा, लेकिन लिटिल थॉट, और मैंने उन्हें देखे जा रहा था, देखे जा रहा था, देखे जा रहा था, ठीक है, खूब देखा। और और इन्हें जो देखने का जो आनंद मिल रहा है ना, उसको बयान नहीं किया जा सकता, वो बहुत ज्यादा क्या है, शानदार था, ठीक है। आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट व्हाट वेल्थ द सो टू मी हैड ब्रॉट, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे जो पोएट कहना चाहते हैं, मैं उनको देखे जा रहा था, देखे जा रहा था, और कुछ सोच नहीं रहा था, बट लिटिल थॉट मतलब सोच कुछ नहीं रहा था, बस देखे जा रहा था, देखे जा रहा था। व्हाट बेल द सो टू मी हैड ब्रॉट, ठीक है। और मुझे वो देख करके ना लग रहा था कि पूरी वेल्थ आज ही मिल गई है, मतलब जितनी खुशी है, जितना जो धन है, जितनी जो धन है, मनी है, वो सब क्या हो गई है, मुझे मिल गई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पोएट कह रहे हैं, और इसकी जो खुशी उस पोएट को मिली है ना, वो बयान नहीं कर सकता, ऐसा पोएट कहना चाह रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, और भी इसमें हमारा जो लास्ट स्टेंजा है उसकी बात करते हैं। अभी अगर आप लोग का कोई क्वेश्चन हो ना, तो आप बिल्कुल कमेंट कर दीजिए, उसको मैं बताऊंगा आप लोग को, ठीक है। जॉकेंट कंपनी पोएट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पोएट को जॉकेंट कंपनी मतलब जो डैफोडिल्स है ना, उसका जो साथ पाकर, जिंदा दिली जो साथ डैफोडिल्स का पा करके ना, इतना ज्यादा वो मन से खुश हो गए हैं, इतना ज्यादा अंदर से खुश हो गए हैं, इसलिए वो बोल रहे हैं जॉकेंट कंपनी, मतलब इसके लिए बोल रहे हैं, जो डैफोडिल्स है उसके लिए, रोशनी जी, ठीक है। ग्ली मतलब होता है खुशी, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ग्ली, और बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। और यहाँ पे प्रमोद जी पूछ रहे हैं घूरा या निहारा, निहारना, हाँ, गेज्ड मतलब घूरना, बिल्कुल घूरना, देखे जाना, देखे जाना, देखे जाना किसी की तरफ, ठीक है। और यहाँ पे वो किसको देख रहे हैं, देख रहे हैं डैफोडिल्स को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और कुछ समझते हैं। लिखा है फॉर ऑफन वेन ऑन माई कोच आई लाई, अक्सर जब मैं अपने सोफा पर लेटता हूं, फॉर ऑफन अक्सर, प्रायः, जब मैं अपने कोच मतलब सोफा में जहां पे लेटते हैं, कोच मतलब ऐसे होता है सोफा, लेकिन यहाँ पे लेटने वाली जगह की बात हो रही है, तो लेटने जैसे सोफा में भी लेट जाते हैं, कुछ सोफा जैसा ही लेटने वाला कोई चीज है, उसकी बात हो रही है। वेन ऑन माई कोच आई लाई, अक्सर जब मैं अपने सोफा पे लेटता हूँ, आई वेकेंट ऑन इन पेंसिव मोड, तो मैं कुछ सोच नहीं पाता और बहुत उदास मूड में रहता हूं। पेंसिव मतलब होता है उदास, ठीक है। तो उदास मूड में रहता हूं जब, कब की बात हो रही है, जब मैं खाली रहता हूं, खाली रहता हूं, वेकेंट, कोई जब दिमाग में कोई चीज नहीं चल रही होती, अथवा या मैं जब दुखी होता हूं। दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्टेड आई, तब क्या होता है, तो डैफोडिल का जो दृश्य है ना, वो मेरे सामने आ जाता है, ठीक है। दे फ्लैश, एकदम फ्लैश, एकदम दिमाग में आ जाता है, और मेरे आंख के सामने वो क्या होता है, दिखने लगता है, ठीक है। यह मेरे अकेलेपन को, विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड मतलब होता है अकेलेपन को, ठीक है। तो दे इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, यह मेरे अकेलेपन को ना खुशी से भर देता है, ठीक है। मतलब इतना मजा आता है, जैसे ये लिखा है ना, देन माई हार्ट विथ प्लेजर फील्स, और मेरा जो हृदय है वो खुशी से भर जाता है, आहा क्या आनंद आ गया, इस तरह से। एंड डांस विद द डेफोडिल्स, और मेरा जो मन है ना, वो डेफोडिल की यादों के साथ डांस करने लगता है। कितनी अच्छी लाइनें लिखी हैं। जब मैं फ्री होता हूँ, खाली माइंड होता हूँ, कुछ सोफा पे लेटता हूँ, ठीक है, पेंसिव मूड या दुखी मूड में होता हूँ, तो जो डेफोडिल्स की जो चित्र है वो मेरे आंख के सामने आ जाता है, और मेरे अकेलेपन को वो दूर कर देता है, खुशी से मेरे अकेलेपन को वो भर देता है। और क्या होता है, और माई हार्ट विथ प्लेजर फील्स, और मेरा जो हृदय है ना, वो एकदम खुशी से भर जाता है। एंड डांस विद द डैफोडिल्स, और डैफोडिल्स के साथ डांस करने लगता है। देखिए कितनी बढ़िया लाइनें हैं। और इसी के साथ ये हमारा लास्ट स्टेंजा कंप्लीट हुआ, ठीक है।
फ्लैश अपॉन मीनिंग मतलब होता है रोशनी जी कि आंखों के सामने आ जाना। जैसे कि आप लोग सोचिए, आप लोग आंख बंद कीजिए और सोचिए कुछ जिसको आप बहुत ज्यादा चाहते हो, मानते हो, तो एकदम से वो आपके आंख के सामने आ जाएगा। ठीक है, तो वही चीज होती है फ्लैश कर जाना। ठीक है, आंखों के सामने का दृश्य, बिल्कुल कपिल जी। चलिए, तो अभी मैंने आप लोग को पूरी 24 लाइंस की जो पोयम है उसको मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। अब आप लोग मुझे बताइए कि इसमें कोई चीज ऐसी है कि जो आप लोग को मैं बता दूं। वैसे इसमें बहुत सारी स्पेलिंग्स हैं जो आप लोग को अच्छे से जाननी चाहिए, जैसे कि सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड मतलब होता है अकेलापन। इसका सिनोनिम्स एंटोनिम्स आ सकता है। ठीक है, आया भी है कई परीक्षाओं में। ब्लिस, ब्लिस मतलब होता है खुशी। ठीक है, वैकेंट मतलब होता है रिक्त, खाली। ठीक है, पेंसिव बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। पेंसिव मतलब होता है उदास। ठीक है, इसका सिनोनिम्स हो सकता है मॉर्नफुल। ठीक है, मेलनकली हो सकता है, और भी ऐसे वर्ड जो हैं, सैड हो सकता है, सॉरो हो सकता है। तो ये इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे गेज्ड मतलब घूरना होता है, ये तो आप लोग को पता है। जौकंड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इसमें। जौकंड आ सकता है। जौकंड मतलब होता है जिंदा दिली। ठीक है, जिंदा दिली मतलब बहुत ज्यादा खुश, मतलब उसको पा करके ना मजा आ जाए, जिंदा दिली। ठीक है, आगे चलें। आगे कुछ वर्ड मैं आपको बता देता हूं। स्पार्कलिंग एक वर्ड आप लोग को मिला होगा, स्पार्कलिंग वेव। ठीक है, यहाँ पे किसी कमेंट आ रहा है, कुछ पूछना चाह रहे हैं कोई? कौन? कपिल जी, बताइए कपिल जी क्या पूछना चाहते हैं? सर इसकी फिगर ऑफ स्पीच बता। हेलो। हाँ सर, हाँ जी, बताइए कपिल इसकी जी। स्पीच बता दीजिए। फिगर ऑफ स्पीच हाँ इसमें सर, जो इसकी जो है। फिगर ऑफ स्पीच बता। ठीक है कपिल जी, आपको मैं बता दूं कि आपको फिगर ऑफ स्पीच इसमें जो जो पूछी गई होंगी ना, वो सब हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे शामिल होंगी। आप ये बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और आपकी कल तक की क्लास में सब कंप्लीट हो जाएगा। मतलब आज ही क्लास में आपको कुछ जो चीज आप चाह रहे हैं ना वो मिल जाएगी शायद तक। देखिए, ठीक है, कोई भी चीज छोड़ेंगे नहीं कपिल जी, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए इससे। अच्छा, आपने लिखा भी है सर इसके फिगर ऑफ स्पीच बता दीजिए। ठीक है, आउटडिड मीन्स, आउटडिड कहाँ पे मिला? आउटडिड मतलब आउटडिड द स्पार्कलिंग बेब्स इन ग्ली। ठीक है, मतलब ज्यादा अच्छा करना। आउटडिड, आउटडिड मतलब होता है ज्यादा अच्छा कर लेना। ठीक है, मतलब जितना आप सोच रहे थे ना उससे ज्यादा कर लेना। जैसे मान लीजिए आपने सोचा कि एक लड़का है राहुल, मान लीजिए इसका 80% आना चाहिए। ठीक है, और वो ला दे कितना, 96। तो ज्यादा जब ला दे कोई चीज, मतलब जो उम्मीद से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, उसको बोलते हैं। ठीक है, स्पार्किंग मतलब आप लोग को पता है क्या होता है? स्पार्कलिंग मतलब क्या होता है? स्पार्कलिंग बेब्स इन ग्ली। स्पार्कलिंग मतलब होता है शानदार, बहुत ही अच्छा। ठीक है, स्पार्कलिंग बेब इन ग्ली। ठीक है, और कुछ मैं आपको वर्ड बता देता हूं। एक ये वर्ड है स्प्राइटली। ठीक है, अच्छा वो स्पार्कलिंग था। ठीक है, ये स्पार्कलिंग था, ये स्प्राइटली है। स्प्राइटली मतलब होता है खुशी से, आनंद से। ठीक है, एट अ ग्लांस मतलब होता है एक नजर में। ठीक है, मार्जिन मतलब होता है किनारा, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, स्ट्रेच मतलब तना हुआ, खिंचा हुआ। ठीक है, ये कुछ वर्ड्स हैं, इनको आप लोग को ध्यान रखना है। ब्रीज, ब्रीज मतलब ठंडी हवा। ठीक है, फ्लटरिंग मतलब फड़ 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 फड़फड़ाना। ठीक है, डांसिंग तो आपको पता ही है। और ऑल एट अ ग्लांस आप लोग को पता ही है। ठीक है, ऑल एट ग्लांस मतलब क्या होता है, अचानक से। ठीक है, तो ये मैंने आपको पूरी फिगर ऑफ स्पीच बता दी। सॉरी, ये पूरे मैंने आपको चारों स्टेंजा को मैंने डिस्कस कर लिया आपके साथ। 4 स्टेंजा की पोयम है, और सभी इस पोयम में क्या है आपके, लगभग लगभग 6 लाइनें हैं। ठीक है, लगभग नहीं, कंफर्म 6 लाइनें हैं। ठीक है, और उनको आप लोग को क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, तो पढ़िएगा, समझिएगा, और कोई दिक्कत होगी तो पूछिएगा भी। ठीक है, चलिए, अब मैं आप लोग को कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड बताऊंगा, आप लोग उसको समझेंगे। ठीक है, और जो जिसके भी क्वेश्चन होंगे ना वो भी यहाँ पे क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, कपिल जी आपके भी क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे लगभग लगभग। मेरे पास जितना चीजें हैं उसके अकॉर्डिंग
चलिए, सो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट दिस पोएम है उसको पढ़ने से पहले उसको तो मैं आपको पढ़ा देता हूं इसको, उसके बाद फिर समरी पे चलेंगे। देखिए, लिखा है अ लिरिक पोएम inspired by an event on 15 April 1802 when William Wordsworth and his sister Dorothy comes across a long belt of daffodils in the Lake District। ठीक है, यहां पे ये लाइन समझिए। अब ये मैं आपको बता रहा हूं कि कब इसको कंपोज किया गया, कब की ये घटना है कि इन्होंने डैफोडिल्स की एक लंबी कतार देखी थी। ठीक है, तो आ लिरिक पोयम, ये कैसी पोयम है? सबसे पहली बात तो लिरिक पोयम है। ठीक है, इंस्पायर्ड बाय, और जो इंस्पायर्ड हुई कहां से? एन इवेंट ऑन 15 अप्रैल 1802। 15 अप्रैल मतलब 15 अप्रैल, और 1802 में 1802 पे एक घटना हुई। घटना क्या हुई कि विलियम वर्ड्सवर्थ और इनकी जो सिस्टर है डोरोथी, मैंने आपको बताया था इनकी एक सिस्टर है डोरोथी, और कैथरीन और कैरोलाइन इनकी बेटी हैं। ठीक है, तो इनकी जो सिस्टर है डोरोथी, और ये कहाँ गए थे? आए थे अक्रॉस अ लॉन्ग बेल्ट, मतलब ये एक ऐसी जगह पे आए थे जहां पे लंबी कतार है डैफोडिल्स की, लॉन्ग बेल्ट। ठीक है, इन द लेक डिस्ट्रिक्ट, और ये कहाँ है? लेक डिस्ट्रिक्ट में। अब ये लंदन में कहीं लेक डिस्ट्रिक्ट होगा। ठीक है, और लेक डिस्ट्रिक्ट में डैफोडिल की इन्होंने एक लंबी सी बेल्ट देखी। ठीक है, वेयर, आगे देखिए, अच्छा ये डेट याद रखिएगा। ठीक है, 15 अप्रैल 1802 पे। ठीक है, आगे इनकी एक लाइन और देखते हैं, इसमें क्या लिखा है इन्होंने। when they lived at the time, सॉरी, वेयर दे लिव्ड एट द टाइम, उस समय पे उसी जगह पे वो क्या कर रहे थे? रह रहे थे। ठीक है, जहां पे ये लेक डिस्ट्रिक्ट में। रिटन इन 1804, और इस पोयम को जो इन्होंने लिखा है ना 1804 पे लिखा है। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश इन 1807, और इसको पहली बार जो पब्लिश कराया गया था 1807 पे कराया गया था। इन पोयम इन 2 वॉल्यूम्स। ठीक है, जो पोलियो इनके जो पोयम का कलेक्शन था 2 वॉल्यूम्स के नाम से, उसमें इन्होंने 1807 पे इस पोयम को क्या किया था? पब्लिश कराया था। 1804 पे लिखा था। 1802 की ये घटना है 15 अप्रैल की। ठीक है, तो ये पूरी कड़ियों को, इन पूरी लाइनों को अच्छे से समझ के आप लोग को क्या करना है? लर्न करना है। ठीक है, 1807 इन पोयम इन 2 वॉल्यूम्स एंड स्प्राइट एंड स्लाइटली रिवाइज्ड वर्जन वाज पब्लिश्ड इन 1815, और फिर इसको फिर से इन्होंने पब्लिश कराया 1815 पे, कुछ थोड़ा बहुत माइनर परिवर्तन करके। ठीक है, परिवर्तन करके मतलब ऐसा होता है ना कि अपडेट मांगता है, जैसे आप लोग ऐप डाउनलोड किए हो तो अपडेट मांगता होगा। ठीक है, ये गूगल वालों की सब रचना रहती है। आप लोग सोचिएगा नहीं कि सर ऐसा करते होंगे बार बार कि आप लोग को अपडेट कराते रहते हैं। ये सब गूगल वाले करते हैं। गूगल वालों को क्या होता है? फायदा होता है इससे। मैं तो इसमें इतना क्या अपडेट करूंगा, वो लोग क्या करते हैं कि इसको अपडेट करते रहते हैं। आपसे हर 5 दिन में 10 दिन में अपडेट मांगेंगे, उनको डाटा मिलेगा, डाटा से उनकी कमाई होती है। ठीक है, तो उन लोगों का काम है ये। ठीक है, चलिए, तो इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके, माइनर परिवर्तन करके इसे पुनः 1815 पे क्या किया गया? पब्लिश कराया गया। इट इज इट इज रिटन इन 4-6 लाइन स्टैंजाज विथ, देखिए अब इंपॉर्टेंट यहां से लाइन स्टार्ट हो रही है, कपिल जी समझिएगा इनको। ठीक है, इट इज रिटन इट इज रिटन इन 4-6 लाइन स्टैंजाज, मतलब ये 4-6 लाइन के स्टैंजा हैं इसमें। ठीक है, तो ये 4 स्टैंजा की 6 लाइन की पोयम है, विथ एन ABABCC राइमिंग स्कीम, और इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो क्या है? ABABCC। ठीक है, तो ABABCC की जो राइमिंग स्कीम है ये often referred to as daffodils। ठीक है, often referred to as daffodils। इट इज वन ऑफ इंग्लैंड मोस्ट फेमस पोयम। ठीक है, अब यहां पे समझिएगा, ये जो पोयम है वैसे तो ये 4 स्टेंजा की 6 लाइन की पोयम है। ठीक है, इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो आपको लर्न करके रखनी है, ABABCC। ठीक है, ऑफन, प्राय इसको रिफर्ड किस किस नाम से किया जाता है? डैफोडिल्स के नाम से किया जाता है। ठीक है, और इसका जो नाम दे दिया गया है क्या? आई वंडर लॉनली एज अ क्लाउड, जबकि इसके जो ओरिजिनलिटी में नाम है वो क्या है? डैफोडिल्स है, इसी के नाम से इसको जाना जाता है। इट इज वन ऑफ इंग्लैंड मोस्ट फेमस पोएम, और ये इंग्लैंड की जो है ना कई फेमस पोएम में से एक फेमस पोएम ये जो है आई वंडर लॉनली इज द क्लाउड है, जो बहुत ही इजी लैंग्वेज में क्या की गई है? लिखी गई है। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम देखते हैं देवियों सज्जनों।
और आप लोगों को इन फैक्ट्स को जरूर ध्यान रखना है क्योंकि इस पे क्वेश्चन आप लोग के बनेंगे एग्जाम में, ठीक है। तो ये काम आप लोग के ऊपर मैंने छोड़ के रखा है लर्न करने वाला, ठीक है। द 4-6 लाइन स्टेंजास ऑफ दिस पोएम फॉलो अ quadrans कपलेट राइमिंग स्कीम। मतलब इसमें जो स्टेंजा है वो 6 लाइन का है। इसमें जो 6 लाइन में एक क्वाड्रेंस है, एक कपलेट राइमिंग स्कीम को फॉलो कर रहा है। जैसे कि ए बी, तो ये क्वाड्रेंस हो गया, क्वाड्रेंस मतलब 4 लाइनें, और उसी से जुड़ा एक कपलेट भी हो गया जो राइमिंग स्कीम फॉलो कर रहा है, सी सी, ठीक है। तो ए बी सी सी, ये पूरा जो है इस पोयम का क्या है, राइमिंग स्कीम है, ठीक है। ईच लाइन इन मीटर्ड इन आयम्बिक टेट्रामीटर। अब देखिए एक और नई चीज आपको मिली यहाँ पे, ये पूरे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इन्हीं से क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में अराइज होंगे, ठीक है। तो इनको आप लोग को समझ के चलना है, ठीक है। तो कपलेट राइमिंग स्कीम क्या है, ए बी सी सी, ईच लाइन्स इन इन इज मीटर्ड इन आयम्बिक टेट्रामीटर, ठीक है। तो इसकी जो मीटर की अगर बात की जाए तो ये आयम्बिक टेट्रामीटर में, इससे पहले हमने द वर्ड इज टू मच विद अस पढ़ा था, वो किसको फॉलो कर रहा था, आयम्बिक पेंटामीटर को, ठीक है, ये आयम्बिक टेट्रामीटर को। तो इन सभी के जो मीटर्स है वो आप लोग लिख लिख कर लर्न कर लीजिएगा, और ऐसा बनाइएगा कि एक ही नजर पे एक ही बार में आपको पूरी चीजें याद हो जाएं, ठीक है, मतलब एक ही साथ दिखनी चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं और कुछ समझते हैं इसमें देवियों सज्जनों। समरी। अब देखिए हमारे पास समरी दो तरह की समरी हैं, ठीक है। एक समरी हमारी हो गई 1 और एक हो गई समरी 2। तो इनके बारे में डिस्कशन अभी हम कल करेंगे। और उसके बाद ये देखिए क्वेश्चन पार्ट 1 हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। क्वेश्चन पार्ट 2 भी अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। ये पार्ट 2 हो गया, ठीक है, मतलब आप लोग की पूरी तैयारी। फिर उसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज भी हैं, ठीक है। कुछ पोएट ने जो कहे हैं, जो चीजें, उस पे भी क्वेश्चन बनते हैं, उसको भी हमने ले रखा है, मतलब डीपली तैयारी। और ये ना पूरी जो पोयम है ये हमारी 27 पेज की हमने इसको बना के रखा है, ठीक है। मतलब इतना डीपली पढ़ेंगे ना कि कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए, ठीक है। चलिए, सो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्पेलिंग्स और मीनिंग्स, उनको हम लोग देखते हैं, उन पे क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो आप लोग के कोई कमेंट तो नहीं है, कमेंट हो तो बताइएगा। ए बी सी सी, यस कपिल जी, राइमिंग स्कीम है। आउटस्टैंडिंग, आउटडेटेड मतलब आउटस्टैंडिंग, हाँ बहुत अच्छा। यह राइमिंग स्कीम और यह कपलेट ईटीसी, यह राइमिंग स्कीम और यह कपलेट। देखिए जो 6 स्टेंजा हुए ना, तो 6 जो सॉरी एक स्टेंजा में 6 लाइन हुई ना, तो जो फर्स्ट 4 लाइन है वो क्वाड्रेंस है एक कपलेट की, जो राइमिंग स्कीम को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ए बी एक क्वाड्रेंस हो गया, सी सी एक आपका कपलेट हो गया, ठीक है। पोयम रूट को पहले समझाते सर, आप तो और अच्छे समझ में आता एक्सप्लेन टाइम में। तो इनको तो देखिए प्रमोद जी लर्न करने वाली बातें होती हैं, ये इनको आप लोग को लर्न ही करना है, ठीक है। क्योंकि कितना भी अपन समझे ना, ये सब चीजें अगर याद नहीं होंगी ना तो परीक्षा में सब गड़बड़ हो जाएगा मिला जुला। इसमें आप लोग ऐसा एक काम जरूर करिएगा कि इसमें एक ऐसा एक वो बनाइएगा, चार्ट टाइप का, या एक ऐसा पेज में वो लिख करके बनाइएगा टेबल टाइप का, जिसमें आपकी एक तरफ पोयम लिखी हो, एक राइटर लिखा हो, ठीक है, कब राइट हुई, कब पब्लिश हुई, इन सब चीजों का आप लोग को ध्यान दे करके काम करना है, ठीक है। चलिए, जॉकंड मतलब होता है चीयरफुल। जॉकंड मतलब क्या होता है, चीयरफुल, ठीक है। जॉकंड मतलब चीयरफुल मतलब आनंद। ऑफन, ऑफन मतलब होता है प्रायः। कोच मतलब मैंने आपको बताया था सोफा या बेड, ठीक है। वॉन्डर्ड मतलब मैंने आपको बताया था वॉकिंग अराउंड विदाउट पर्पस, बिना किसी मतलब के घूमना इधर से उधर। यहाँ पे कपिल जी ने पूछा था बेल्स मतलब क्या होता है, तो देखिए बेल्स मतलब होता है बैली, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को ध्यान रखना है। होस्ट, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको जरूर ध्यान रखना है। होस्ट मतलब होता है अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल और थिंग।
किसी वस्तु या किसी व्यक्ति का एक बहुत बड़ा जो समूह है उसको बोलते हैं होस्ट, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है बेनेथ, बेनेथ मतलब क्या होता है, बेनेथ मतलब होता है नीचे, ठीक है, इसका मतलब होता है अंडर या बेलो, ठीक है। नेक्स्ट फ्लटरिंग, फ्लटरिंग मतलब होता है पंखों, पंखों से उड़ना या फड़फड़ाना, ठीक है, जैसे कबूतर उड़ता है ना, फड़ 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 फड़। एक वर्ड मिला आपको था ग्लीम, ग्ली, ठीक है, तो उसका यहाँ पे ग्लीमिंग एक वर्ड है, उसका मतलब होता है क्या, चमकना, ठीक है। ग्ली मतलब होता है खुशी, GLEE मतलब होता है खुशी, ठीक है। स्प्राइटली मतलब भी होता है खुशी, स्प्राइटली मतलब क्या होता है, खुशी, ठीक है। ठीक, ग्ली मतलब क्या होता है, चमकना, खुशी, उल्लास, हर्ष, ठीक है। स्प्राइटली मतलब होता है खुशी, ठीक है। आउटडिट मतलब होता है, देखिए, अत्यंत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। अभी आपने किसी ने पूछा था ना आउटडिट, तो आउटडिट मतलब होता है अत्यंत अच्छा, सुंदर, है ना। देखिए ग्ली एक वर्ड आया है, इसका मतलब भी होता है हैप्पीनेस, यहाँ पे GLEA था और यहाँ पे GLEE है, ठीक है। पेंसिव मूड मतलब होता है सैड मूड, ठीक है। इन वर्ड आइड मतलब होता है मन की आंखों से। गेज्ड मतलब होता है टकटकी लगाकर, देखिए ये लगा टकटकी लगा के, है ना प्रमोद जी, है ना, टकटकी लगा के देखना। सॉलिट्यूड मतलब होता है अकेला, सॉलिट्यूड मतलब क्या होता है, अकेला। अब देखिए मैं आपको एक इंपॉर्टेंट वर्ड बताता हूं जिसमें आप लोग को पढ़ के ना आनंद आ जाएगा वास्तविकता में, ठीक है। और वो ये है कि नोट मैंने एक लिख के रखी है यहाँ पे, नोट में ये है, जब पोयम पब्लिश हुई थी 1807 में, तब इसमें तीन स्टेंजा थे। बाद में 1815 पे जब दोबारा पब्लिश हुई पोयम, तो 4 स्टेंजा हो गए। मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई थी 1802 पे, और जब सेकंड टाइम पब्लिश हुई तो 1815 पर, तो इनमें डिफरेंस क्या था दोबारा इसका पब्लिश करने का, तो फर्स्ट टाइम पे इसमें 3 स्टेंजा थे, सेकंड टाइम में इसमें कितने स्टेंजा हो गए, 4 स्टेंजा हो गए, ठीक है। कल आप लोग की क्लास रहेगी, और कल आप लोगों की क्लास रहेगी, उस क्लास में आप लोग देखेंगे, कहना चाहिए कि समरी को, ठीक है। 2 तरह की समरी मैं आपको बताऊंगा, मतलब एक में ऊपर ऊपर की बातें रहेंगी, एक में डीपली भी थोड़ा जाएंगे हम लोग। तो 2 राइटर्स की 2 पब्लिकेशन की हम समरी देखेंगे, जिससे कुछ भी छूटने ना पाए। उसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम पे आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो 1-2 क्लास में इसमें हम और कवर करेंगे, ठीक है। उसमें कोई भी चीज ऐसी छूटने नहीं पाएगी, ठीक है। सिनोनिम्स एंटोनिम्स, हाँ कल तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स की क्लास है, तो उसको 8 बजे से रखेंगे, ठीक है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स वाली क्लास को। और जो 7 बजे से क्लास रहेगी वो ग्रामर की रख देंगे, ठीक है। सर इंग्लिश ग्रामर की मैराथन ले लीजिए सर, इंग्लिश ग्रामर की मैराथन, ठीक है। अगर एग्जामिनर पूछता है तो कितने स्टेंजा, 4 स्टेंजा, प्रमोद जी 4 स्टेंजा, बिल्कुल 4 स्टेंजा है हमारे, अभी हमने पढ़े भी हैं, ठीक है। ठीक है रोशनी जी, जैसे राइमिंग स्कीम को जानने का, तो राइमिंग स्कीम को जानने का, अच्छा अच्छा ऐसा आप बोल रहे हैं, ठीक है। सर इसका फॉर्मूला होता है ना, तो राइमिंग स्कीम जानने का बिल्कुल फॉर्मूला होता है प्रमोद जी, वो मैं आपको बता दूंगा वो है क्या, वो लास्ट के जो फॉलिंग होती है ना उसके अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। तो आज क्लास में इतना ही रखते हैं, और कल हम लोग और इससे पढ़ेंगे, परसों और पढ़ेंगे इसमें। और अभी चलते हैं हम लोग ग्रामर की क्लास में, ठीक है। तो 5 मिनट के अंदर विद इन क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है। और कोई दिक्कत हो कमेंट में बताइएगा, उसको निराकरण किया जाएगा, ठीक है। नेहा तिवारी जी कुछ पूछ रही हैं, बताइए नेहा जी। नेहा जी कुछ पूछ रही हैं। सर मैं कुछ भी नहीं पूछ रही हूँ। हम्म, ओके ओके। स्ट्रेच एंड अनस्ट्रेच नहीं समझ में आया, स्ट्रेच मतलब होता है खिंचा हुआ, तना हुआ, मतलब जैसे यहां से लेकर वहां तक लंबा एक लाइन है खिंची हुई, किसकी, डैफोडिल्स की, ठीक है। जैसे रबड़ होती है, रबड़,
रबड़ को आप ऐसे खींच देते हो, तान देते हो, उसको बोलते हैं स्ट्रेच। ठीक है, श्याम बदन जी धन्यवाद, आपका भी श्याम बदन जी। ठीक है, पोयम में सर, हाँ उसका भी यही मतलब है कि यहां से वहां तक जो लाइन है, नेवर एंडिंग लाइन, उसकी बात हो रही है वहां पे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ग्रामर क्लास में, सभी लोग जुड़िए। ठीक है।